नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विश्व में बज रहा पीएम मोदी का डंका। अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। पीएम अल्बनीज भी हुए गदगद। चारों तरफ मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर बड़ा एक्शन। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी को जारी किया समन। मानहानि मामले में सितंबर में होगी सुनवाई। केंद्र के ऑर्डिनेंस को एकता का हथियार बनाने की केजरीवाल की तैयारी। नीतीश ने दिया साथ, पर कांग्रेस ने दिया झटका। अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में 11 जून को महारैली करेगी आप। सत्येंद्र जैन की बिगड़ी तबीयत। तिहाड़ से लाए गए सफदरजंग अस्पताल। घटती वजन देख केजरीवाल बिफरे। जुल्म और अत्याचार बताकर मोदी सरकार पर निकाली भड़ास। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू हुआ G20। जमीन से आसमान तक सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त। चीन पाकिस्तान में बौखलाहट जबरदस्त। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की, जिनका विश्व भर में बज रहा है डंका। जापान से शुरू हुई पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा का तीसरा और आखिरी पड़ाव है, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। हर जगह की तरह सिडनी में भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज काफी उत्सुक नजर आए और उन्होंने बयान जारी कर पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुशी जाहिर की। भारत के सम्मान में सिडनी के हैरिस पार्क का नाम भी बदल दिया गया। अब से इसका नाम लिटिल इंडिया होगा। साथ ही कल पीएम मोदी सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। इतना भव्य स्वागत, सर्वोच्च नागरिक से सम्मान भी उनको दिया जा रहा है, पर देश में बैठे कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जिस हिसाब से इस 6 दिन की यात्रा में हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने का काम किया है, इतना सक्सेसफुल मिशन, इतना सक्सेसफुल टूर पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री का हुआ हो। नए नए दोस्त और जो पुराने दोस्त हैं, वहां पे जो रिश्तों की मजबूती हुई है, जिस तरह से चीन को घेरने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए एक फख्र की बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखकर लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बुद्धि को लकवा मार दिया है। और ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से क्या आ रहा है? मीम्स बनाए जा रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी से प्रॉब्लम है, आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए। जिस खराब टेस्ट से ये विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला कर रहा है, आप किसी व्यक्ति को इंसल्ट करके हिंदुस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बुद्धिहीनता और वैचारिक स्तर पे किस तरीके से ये पार्टी दरिद्र हो चुकी है, उसका वो एक नुमाइश में जुटे हुए हैं। अपोजिशन को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्रिटिसिज्म करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हिंदुस्तान की गरिमा के कॉस्ट पर नहीं। यही काम विपक्ष कर रहा है। जी, तो दूसरी खबर में बात पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की, जिस पर तगड़ा एक्शन लिया गया है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो पीएम मोदी और गुजरात दंगों पर बनी एक जानबूझकर पीएम मोदी की छवि को खराब करने वाली प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी को समन जारी किया है। ये मामला मानहानि से जुड़ा है, जिसमें दावा किया गया था कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री ने भारत की प्रतिष्ठा के साथ साथ न्यायपालिका और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। ये मुकदमा गुजरात स्थित एनजीओ जस्टिस ऑन ट्रायल द्वारा दायर किया गया था। संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे इस मामले में जिरह कर रहे हैं और अब इस मामले में 15 सितंबर को सुनवाई होगी। सितंबर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, पर जो इस पे राजनीति कर रहे थे, क्या वो चुप रहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को आपने विलन बनाने की कोशिश की, साथ ही साथ आपने पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पूरी व्यवस्था के ऊपर आपने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन
कोई खुलासा आपने किया? कोई सबूत इसके पक्ष में आप दे पाए? नहीं दे पाए। आपने प्रोपेगेंडा का काम किया। और मैं आपको बता दूं कि इस केस में तो बीबीसी की, उसको कह सकते हैं कि बहुत बदनामी होने ही वाली है। दूसरी एक बड़ी खबर जो अब तक मीडिया में नहीं आई है, बीबीसी का बोरिया बिस्तर हिंदुस्तान से जो है वो बंद होने वाला है। इनको लग रहा था कि ये बीबीसी है और हिंदुस्तान में उस तरह की सरकार है जो आपके कुकर्मों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी। इस सरकार ने वो काम किया है कि सिर्फ बीबीसी ही नहीं, कई सारे जो विदेशी जो मीडिया हाउसेस हैं उनका भी अकल ठिकाने आ रहा है। बीबीसी पे जो कार्रवाई हो रही है, जो इनकम टैक्स और जो एफडीआई रेगुलेशंस में इन लोगों से गलती हुई है, तो पहली चीज ये कि ये लोग ऑलरेडी अपनी गलती को मान चुके हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बकायदा रेड मारी गई थी, तो इन लोगों ने इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ियां गलती हुई है, इसको ऑलरेडी इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हिंदुस्तान में कोई 100% विदेशी मीडिया हिंदुस्तान में रहकर कोई ऑपरेशन नहीं चला सकता। अब तक बीबीसी ये काम कर रहा था, मतलब हिंदुस्तान में बीबीसी के शेयर्स बिकेंगे या फिर उनको अपना बोरिया बिस्तर लेकर के लंदन जाना पड़ेगा। जी, अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की दुखती रथ की, जिस पर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर केजरीवाल के हाथों से पावर को छीन लिया है और तभी से केजरीवाल बड़े परेशान चल रहे हैं। दिल्ली सर्विसेज पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी सरकार के इस तानाशाही अध्यादेश को संसद में हराना होगा, जिसको लेकर नीतीश तेजस्वी ने तो समर्थन दे दिया, पर कांग्रेस ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। खबरों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अब ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली करने की घोषणा भी की है। क्या अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? भाई कहां कहां रैलियां होंगी? कांग्रेस पार्टी अलग रैली कर रही है, कर्नाटक में उसको एक कोशिश की, एक उसको कह सकते प्रीव्यू की। ममता बनर्जी अलग रैली करना चाह रही हैं, नीतीश कुमार पटना में रैली करना चाह रहे हैं और केजरीवाल अब रामलीला मैदान में करना चाह रहे हैं। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से रैलियां करेगी, तो आप समझिए कि कितनी एकता है। नीतीश कुमार से आपने बात की, नीतीश कुमार ने कहा कि हम राहुल गांधी और खड़गे साहब से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे बातचीत हो पाती कि पहले ही कांग्रेस पार्टी ने हमला कर दिया। शीला दीक्षित जो 15 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रही, उनके बेटे कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। राहुल गांधी से बड़ी अच्छी उनकी तालमेल है। उन्होंने कह दिया ये केजरीवाल तो 15-20 दिन के लिए जेल जाएगा। शीश महल घोटाला जो है, और ये झूठा व्यक्ति है, बेईमान व्यक्ति है, मतलब कांग्रेस पार्टी से कोई समर्थन मिलने वाला नहीं। अब जब इनको लगा कि अब कोई हमारे साथ नहीं आ रहा, तो आप इसको एक रैली करेंगे। लेकिन अकलमंदी देखिए केजरीवाल की, इन्होंने कह तो दिया कि हम रामलीला मैदान में रैली करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया है अभी तक कि किनको किनको बुलाएंगे, कौन कौन लोग आएंगे। अभी वो कहते हैं हिट एंड ट्रायल पे इसने ये काम कर दिया। वो इसलिए क्योंकि इनको मालूम है कि विपक्ष के सारे लोग, कांग्रेस पार्टी के समेत ये लोग पटना में कोई रैली करने वाले हैं और उसमें शायद केजरीवाल को निमंत्रण ना मिले, इसलिए अपनी डफली, अपना राग केजरीवाल बजाने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या ये है कि इसने इतनी ज्यादा बदजुबानी की है, हर नेताओं को इसने बेईमान और पता नहीं क्या क्या कह दिया। कोई इसके साथ सटना नहीं चाहता और इसलिए ये जो अध्यादेश की लड़ाई बना करके वो 2024 की प्लानिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा है, इसमें
केजरीवाल अकेला पड़ गया है। जी, तो केंद्र के ऑर्डिनेंस को एकता का हथियार बनाने की केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं, तो उधर उनके नेता सत्येंद्र जैन जो तिहाड़ जेल में बंद है, उनका हाल बेहाल होता जा रहा है। अकेलापन उनको काफी ज्यादा सता रहा है और तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। आज अचानक सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि हाल ही में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन का वजन 35 किलो तक कम हो गया है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, वो कंकाल बन गए हैं। तो वहीं अस्पताल से आई तस्वीर को ट्वीट कर केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के लिए दुआ मांगी। साथ ही कहा, बीजेपी सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। क्यों पहुंचे थे अस्पताल सत्येंद्र जैन? देखिए, सही कहा, अत्याचारियों को भगवान माफ नहीं करेंगे, लेकिन ये अत्याचार कर कौन रहा है? अगर उसकी तबीयत खराब हो रही है, ढंग का खाना नहीं मिल रहा है, वेट लॉस हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाई, तिहाड़ जेल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये तो केजरीवाल है। खाना उसको खराब मिल रहा है या खाना में कोई जहर मिला दे रहा है, ये तो केजरीवाल करवा रहा है। फिर जेल के अंदर इसको दिक्कत हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार तो केजरीवाल है। क्यों ऐसा सड़ा हुआ खाना तिहाड़ में देते हो कैदियों को कि तुम्हारा दोस्त उसको खा नहीं पा रहा? और दुआएं तो ऐसी मांग रहा है कि जैसे लग रहा है कि सत्येंद्र जैन बस इतनी तबीयत खराब हो गई है कि उनकी मौत होने वाली है। इस तरह का तमाशा इन लोगों ने ट्विटर पे किया। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 11 तारीख को इसने एक एप्लीकेशन दिया कि मैं बड़ा लोनली हूं, डिप्रेशन हो गया है, मुझे ये हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा बेल के लिए एप्लीकेशन मूव किया गया। वहां वकील कहते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जो सत्येंद्र जैन की पैरवी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई वो 35 किलो उसका बॉडी वेट कम हो गया है, बिल्कुल दुबला पतला हो गया, कंकाल रह गया है, रहम कीजिए। भाई, बेल लेना है तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ये भाषण देता है केजरीवाल, वही बात कोर्ट में क्यों नहीं कहते कि कट्टर ईमानदार हैं जी, हमको बेकार में बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो वहां मानवीय आधार पे मनीष सिसोदिया बोलेगा मेरी बीवी की तबीयत खराब है, अब ये बोल रहे कि हमारी तबीयत खराब है, तो ये कोई स्ट्रैटेजी है क्या? अब हुआ क्या कि उन्होंने तो एप्लीकेशन दिया, जेल के अंदर डॉक्टर से भी दिखाया गया, तो फिर इन्हें दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल दिल्ली में है, डीडीयू हॉस्पिटल, वहां भेजा गया। वहां उनको देखा जाता है। तो इन्होंने कहा, सत्येंद्र जैन ने, कि इस डॉक्टर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे एक और सेकंड ओपिनियन लेना है। किस चीज के लिए? कि वेट लॉस क्यों हो रहा है और क्यों क्या हो रहा है। कोई बीमारी नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं आया है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो सेकंड ओपिनियन के लिए सफदरजंग वहां के डॉक्टर्स ने कहा, वही लाया गया। ओपीडी में उनको देखा गया, 5 मिनट के बाद वापस से तिहाड़ चले गए। ये खुद चल के आए, खुद चल के गए। लेकिन इसमें कुछ दलाल पत्रकारों को भेज दिया गया, वो फोटो खींच लेगा, भाई दुबला पतला हो गया है। भाई, जब ये सीसीटीवी जेल का नहीं आया था, तब तो वहां गप गप खा रहे थे 5 स्टार होटल का खाना। तब तो तोंद वगैरह सब फूला हुआ था, तब बड़ा मजा आ रहा था जब एक रेपिस्ट से मसाज चल रहा था। अभी दिक्कत हो गई, स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। और जो कुछ भी होगा जेल के अंदर, कोई भी मिसट्रीटमेंट अगर हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए केजरीवाल को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जेल सीधे सीधे केजरीवाल सरकार के अंतर्गत है। जी, चलिए आज की आखिरी खबर में बात कश्मीर से 370 की विदाई और G20 ने भी मुहर लगाई। जी हां, आज से जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हो गई है। 370 हटने के बाद कश्मीर में यह पहला बड़ा आयोजन है जो कि लगातार 3 दिनों तक चलेगा। इस बैठक में दुनिया भर से 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में दुनिया भर से आए लोगों का मेला लगा हो। तो वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। जमीन, पानी और हवा हर जगह नजर रखी जा रही है। इस बैठक से चीन, सऊदी अरब, तुर्की
तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट ने दूरी बना रखी है, तो वहीं चीन पाकिस्तान को जबरदस्त मिर्ची लगी है। बौखलाहट में बिलावल भुट्टो ने कहा कि G20 की बैठक आयोजित करके भारत कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाने में सफल नहीं होगा। 370 हटने के बाद पहला इतना बड़ा आयोजन चीन और पाकिस्तान को क्यों लग रही है मिर्ची? देखिए, चीन पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे गद्दार बैठे हुए, उनको मिर्ची लग रही है। इतना बेहतरीन प्रोग्राम वहां पे हो रहा है, तस्वीरें जो आ रही है वो न सिर्फ हिंदुस्तानियों का कलेजा उससे फूल जा रहा है, कश्मीर के लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कश्मीर इस तरह से दिख सकता है। वहां जिस तरह से खुशियां हैं, ये इनके पेट में जो है वो दर्द दे रहा है। आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, वो कह रही कि भाई नॉर्मल से दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैंने क्या चाहते हो, नॉर्मल ना रहे कश्मीर, हिंसा होते रहे? क्या चाहिए? बॉम्ब फटते रहे? जब तक लाश आप नहीं देखोगे कश्मीर के अंदर, जब तक खून नहीं दिखता है, इन राजनीतिक के नाम पे ये जो गिद्ध हैं इनको चैन नहीं मिलता। पाकिस्तान में तो मैं देख रहा था, वहां के टेलीविजन वाले भी कह रहे थे कि ये तो अनबिलीवेबल है कि इस तरह का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। जनता की आवाज, जनता की आवाज तो अब तक बंद पड़ी हुई थी। जो आवाज जम्मू कश्मीर से सुनाई देती थी, ये जिहादियों की आवाज सुनाई देती थी, ये कट्टरपंथियों की, ये मौलवी मौलानाओं की। अब तो जनता की आवाज सुनाई दे रही है। और दिक्कत क्या है, जनता के नाम पे हिंदुस्तान का विपक्ष, पाकिस्तान, चीन, इनको लगता है जो कट्टरपंथी है वही वहां की आवाज है। ये जो G20 का ये जो प्रोग्राम वहां पे हुआ है, जो शानदार प्रोग्राम हुआ है, इससे कश्मीर में एक नए इतिहास की शुरुआत हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा 2000 की नोटबंदी को लेकर करेंगे, तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।